स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 3 एपिसोड 6। इससे पहले कि सभी सीजन और एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि शॉ टाइटन के ट्रैकिंग डिवाइस को निकलवाकर स्पेस में कहीं छुड़वा देता है और फिर उसके बाद टाइटन को लेकर रफी और वुल्फ को लेने के लिए चला जाता है। वहीं टाइटन के ट्रैकर को ट्रैक करते हुए पहले तो चेंजलिंग वाले स्टारशिप वहां पर आते हैं और फिर उसके बाद श्राइक भी वहां पर आ जाता है, यानी कि श्राइक और उसका क्रू पूरी तरीके से अभी भी सही सलामत था। अब उसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड जैक को पता चलता है कि जैक को अपने डैड से रोमोटिक सिंड्रोम नाम की एक जेनेटिक बीमारी ट्रांसफर हुई है। इस बीमारी के अंदर इंसान को भ्रम होते हैं, अजीब अजीब चीजें दिखाई देती हैं, अजीब अजीब चीजों से इंसान बातें करता है और फिर उसके बाद आखिर में उस इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन यह मौत लगभग बुढ़ापे में जाकर होती है, तो इसीलिए अभी जैक को फिक्र करने की फिलहाल तो जरूरत नहीं थी। अब हम देखते हैं कि पिकार्ड अपने बेटे को हिम्मत देते हुए उसके पास जाता है और उससे बातें करने लगता है, बट जैक अपने डैड को यह बोलकर वहां से चला जाता है कि मॉम ने हमेशा मुझे आपसे दूर रखा ताकि आपके दुश्मन मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, मगर मरने के लिए सिर्फ आपका बेटा ही होना काफी था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रफी और वुल्फ भी टाइटन पर आ गए थे और अब उनके शिप पर आने के बाद वो सभी को रोलैंड की गई सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सारी जानकारी बता देते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ये भी बताते हैं कि डोमिनियन वॉर के दौरान स्टार फ्लीट ने चेंजलिंग्स को हराने के लिए एक वायरस का इस्तेमाल करा था और उस वायरस की वजह से चेंजलिंग के आम लोग भी मारे गए थे। तो अगर गलतियां चेंजलिंग ने करी थी तो गलतियां स्टार फ्लीट ने भी करी थी जंग जीतने के लिए। हालांकि स्टार फ्लीट ने उस वायरस का एंटीडोज भेजा था, लेकिन स्टार फ्लीट के लोगों ने जानबूझ के उस एंटीडोज को पहुंचाने में देरी करी थी ताकि और ज्यादा चेंजलिंग मर सके और वो फाइनली डोमिनियन वॉर को जीत सके। और अब उसी का नतीजा यह है कि वो अपने मासूम लोगों की मौत का बदला लेने के लिए फिर से वापस आ गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ और रफी टाइटन शिप को डेस्ट्रॉम पर ले जाने के लिए बोलते हैं ताकि वो दोनों डेस्ट्रॉम में जाकर ये पता कर सकें कि आखिरकार चेंजलिंग ने कौन सा ऐसा खतरनाक हथियार चुराया है जो टेलीपोर्टेशन वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइटन डेस्ट्रॉम पे पहुंच जाता है और एक मून के पीछे छुप जाता है ताकि स्टार फ्लीट के शिप उसे ढूंढ ना सके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वुल्फ और रफी के साथ विलियम भी डेस्ट्रॉम में चला जाता है और अब डेस्ट्रॉम में आने के बाद पहले तो वुल्फ क्रीन की दी गई चिप को लगाता है और सिस्टम को हैक करके डेस्ट्रॉम में आने की परमिशन ले लेता है। अब एक तरफ तो ये तीनों उस रूम को ढूंढ रहे थे जिस रूम के अंदर एआई का वो सिस्टम लगा हुआ था जो डेस्ट्रॉम को चलाता था और सिक्योर रखता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पता नहीं कैसे मगर चेंजलिंग ने टाइटन को ट्रैक कर लिया था और अब वो लोग भी अपने अपने स्टारशिप्स को लेकर डेस्ट्रॉम में आ गए थे। और अब चेंजलिंग को वहां आता देख पिकार्ड विलियम रफी और वुल्फ से ये बोलकर वहां से टाइटन को लेकर भाग जाता है कि तुम इन्वेस्टिगेशन करो, हम तुम्हें सही समय पर लेने के लिए आ जाएंगे। अब इसके बाद पिकार्ड टाइटन को लेकर प्लेनेट ईथन प्राइम पर पहुंच जाता है। यहाँ पर स्टार फ्लीट का म्यूजियम था और इसको हैंडल करता था पिकार्ड का पुराना दोस्त और सिडनी का फादर कॉमोडोर जॉडी लेफोर्ज। अब यहाँ पर आने के बाद पिकार्ड जॉडी से मदद मांगता है तो जॉडी पिकार्ड की बातों को सुनकर उसे ये बोलता है कि पिकार्ड अपने उन सभी सिस्टम्स को बंद कर दो जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है। और अब इतना बोलने के बाद जॉडी अपनी दूसरी बेटी एलेंड्रा को लेकर टाइटन पर आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो जॉडी पिकार्ड की सारी बातों को सुनने के बाद उसे बोलता है कि पिकार्ड तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने अपने बाप बनने की खुशी को इंटरगैलेक्टिक इमरजेंसी बना दिया। अब इतना बोलने के बाद जॉडी पिकार्ड को आगे बोलते हुए कहता है कि पिकार्ड मैं तुम्हारी मदद सच में करना चाहता हूँ, बट अब मेरी एक फैमिली है और अगर मैंने तुम्हारी मदद करी तो चेंजलिंग मेरे परिवार को नहीं छोड़ेंगे। एक्चुअली पिकार्ड चाहता था कि जॉडी टाइटन के ट्रैकिंग कोड्स को क्लोन करके म्यूजियम में रखे हुए किसी शिप के अंदर डाल दे ताकि स्टार फ्लीट के अंदर जो चेंजलिंग है वो टाइटन को ढूंढ ना पाए। जॉडी पिकार्ड की बातों को सुनकर अपनी दूसरी बेटी से बोलते हुए कहता है कि एलेंड्रा जरा पिकार्ड को बताना कि स्टार फ्लीट ने हाल फिलहाल में क्या किया है। एलेंड्रा अपने डैड की बातों को सुनकर पिकार्ड को बताते हुए बोलती है कि स्टार फ्लीट ने हाल फिलहाल में सभी शिपों को इंटरलिंक कर दिया है और इसी वजह से जब भी कोई एक स्टार फ्लीट का शिप दूसरे स्टार फ्लीट के शिप के आसपास भी आता है तो दोनों स्टार फ्लीट के शिप एक दूसरे को ट्रैक कर पाएंगे, फिर चाहे उनके अंदर ट्रैकर लगा हो या ना लगा हो, क्योंकि इंटरलिंक होने के बाद सभी स्टार फ्लीट के शिप एक बीकन की तरह काम करने लगे हैं। और इसी वजह से जब तुम डेस्ट्रॉम के करीब गए तो उस समय चेंजलिंग वाले स्टारशिप्स ने आपके शिप को ट्रैक कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जॉडी को काफी मनाने की कोशिश करने के बावजूद भी जॉडी पिकार्ड की बात को नहीं मानता और ये बोलता है कि पिकार्ड मैं अपने परिवार को किसी खतरे में नहीं डाल सकता और मैं सिडनी को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ ताकि जब कभी भी तुम लोग अरेस्ट हो तो मेरी बेटी किसी भी मामले में फंसे ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही सिडनी को अपने डैड का फैसला पता चलता है तो वैसे ही वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे लड़ते हुए उनसे बोलती है कि डैड मैं स्टार फ्लीट हूँ और गैलेक्सी मुसीबत में है और गैलेक्सी को बचाना मेरा फर्ज है, तो मैं अपने फर्ज से गद्दारी करके आपके साथ घर नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे आपके साथ घर पर रहकर आपके और पिकार्ड के किस्से नहीं सुनने, मुझे अपने नए किस्से बनाने हैं, मुझे भी बहादुरी वाले काम करने हैं और गैलेक्सी को बचाना है। और हाँ, मैं एलेंड्रा की तरह नहीं हूँ, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं अपने क्रू के साथ मरते समय तक रहूंगी क्योंकि ये मेरा परिवार है। अब इतना बोलने के बाद सिडनी वापस ब्रिज पर आ जाती है और अब जैसे ही सिडनी ब्रिज पर आती है वैसे ही जैक और सिडनी मिलकर टाइटन को बीकन बनने से बचाने के लिए स्टार फ्लीट म्यूजियम के एक शिप से क्लॉकिंग डिवाइस को चुरा लेते हैं और फिर उसके बाद सिडनी और जैक मिलकर उस क्लॉकिंग डिवाइस को टाइटन के अंदर लगाने लगते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें क्लॉकिंग डिवाइस लगाना नहीं आता था तो इसी वजह से वो दोनों क्लॉकिंग डिवाइस को गलत तरीके से लगा देते हैं और अब
क्लॉकिंग डिवाइस के गलत तरीके से लगने की वजह से टाइटन के अंदर हाई लेवल की EM रेडिएशन जनरेट होने लगती है। और अब ये सब देखकर पिकार्ड और जॉर्डी समझ गए थे कि उन्हीं के बच्चों ने ये सब किया है। और अब इसके बाद जॉर्डी जैक और सिडनी के पास जाकर उन दोनों को साइड हटा देता है और फिर इसके बाद खुद क्लॉकिंग डिवाइस को सही तरीके से लगा देता है। और अब क्योंकि सिडनी और जैक ने बिना परमिशन के क्लॉकिंग डिवाइस को एक शिप से चुराकर दूसरे शिप में लगाया था, जो कि एक इनलीगल एक्टिविटी थी, और अब तक इस इनलीगल एक्टिविटी के बारे में स्टारफ्लीट को पता चल चुका होगा और वो बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे। और जब वो आएंगे तो उस समय जॉर्डी अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था, तो इसी वजह से वो अपनी दूसरी बेटी को लेकर भी टाइटन पर ही रुक जाता है। और अब जॉर्डी को मजबूरन अपनी दूसरी बेटी के साथ इनके मिशन को ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो अब म्यूजियम के अंदर रुका तो उसे पकड़ लिया जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और साथ में उसकी बेटी को भी टॉर्चर किया जाएगा। अब एक तरफ तो ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम डेस्ट्रॉम पर देखते हैं कि विलियम वुर्फ और रफी को पता चल जाता है कि डेस्ट्रॉम की सिक्योरिटी कोई और नहीं बल्कि डेटा कर रहा था। एक्चुअली इनिगो सूंग के मरने के बाद स्टारफ्लीट ने डेटा को एज अ सिक्योरिटी सिस्टम के तौर पर डेस्ट्रॉम में लगा दिया था, क्योंकि उनके पास डेटा जैसा पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था और ना ही वो ऐसा सिस्टम बना पा रहे थे। लेकिन अब डेटा के अंदर एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि डेटा के अंदर उसके ही भाई लॉर और बिफोर की मेमोरी भी थी। और अब प्रॉब्लम ये थी कि लॉर एक इविल एआई था, वहीं बिफोर एक बेसिक मॉडल था, यानी कि इस समय डेटा एक मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला एंड्रॉइड बन चुका था। एक्चुअली इनिगो सूंग इन तीनों एआईज को मिलाकर एक ऐसा डेटा बनाना चाहते थे जैसा डेटा खुद बनना चाहता था, यानी कि बिल्कुल इंसान जैसा, जो रो सकता था, हंस सकता था, जिसके अंदर अच्छाई बुराई सारी चीजें होती। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर इनिगो सूंग अपने प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर पाते, उससे पहले ही वो मर गए और स्टारफ्लीट ने उनके आधे अधूरे काम को ही एज अ सिस्टम के तौर पर डेस्ट्रॉम में इंस्टॉल कर दिया। स्टारफ्लीट ने डेस्ट्रॉम के अंदर डेटा जैसे हाई एआई को इसलिए इंस्टॉल किया था क्योंकि डेस्ट्रॉम में स्टारफ्लीट के सेक्शन 31 के खतरनाक वेपन रखे हुए थे और सेक्शन 31 स्टारफ्लीट का रॉ जैसा एक सीक्रेट डिवीजन था, जिसके खतरनाक वेपन्स को सही सलामत और सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ पर जैसे ही ये तीनों डेटा के पास पहुंचते हैं, वैसे ही डेस्ट्रॉम के अंदर स्टारफ्लीट के ऑफिसर उन्हें पकड़ने के लिए आ जाते हैं। और अब विलियम वुर्फ और रफी को डेटा के साथ वहां से भागने के लिए बोल देता है और फिर उसके बाद खुद स्टारफ्लीट के ऑफिसर से लड़ने के लिए चला जाता है। अब जब ये तीनों वहां पर फंस चुके थे तो तभी वहां पर टाइटन भी आ जाता है, जो इन सभी को टेलीपोर्ट करके पहले तो टाइटन में ले आता है और फिर उसके बाद तेजी से वहां से भाग जाता है। लेकिन इन सब में विलियम टेलीपोर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इससे पहले कि विलियम टेलीपोर्ट हो पाता, उससे पहले ही स्टारफ्लीट के एक ऑफिसर ने उसके ऊपर टेलीपोर्ट इनहिबिटर लगा दिया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टारफ्लीट के ऑफिसर डेस्ट्रॉम में इन तीनों को पकड़ने के लिए आए थे, वो स्टारफ्लीट के ऑफिसर नहीं थे बल्कि चेंजलिंग थे, और उनके साथ जो उनकी बॉस थी वो और कोई नहीं बल्कि वाडिक थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वाडिक विलियम को पकड़कर अपने शिप में ले आती है, जहां पर पहले से ही वाडिक ने विलियम की वाइफ दीना को पकड़कर कैद किया हुआ था। अब एक तरफ तो विलियम और उसकी वाइफ को वाडिक ने कैद कर लिया था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेटा लॉर्ड से लड़ते हुए किसी तरीके से अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाता है और फिर उसके बाद सभी को दिखाता है कि डेस्ट्रॉम से आखिर कौन सा वेपन चोरी हुआ था। और अब हम देखते हैं कि डेस्ट्रॉम से और कुछ नहीं बल्कि पिकार्ड की पुरानी बॉडी चोरी हुई थी, वो बॉडी जो पिकार्ड की ओरिजिनल बॉडी थी। और अब यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आखिर चेंजलिंग पिकार्ड की बॉडी के साथ क्या करने वाले हैं और क्या है चेंजलिंग का असली मास्टर प्लान? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड अपने बेटे को बचा पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।